नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। ये विषय एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आज का भारत कैसे बना, किन प्रक्रियाओं से गुजरा। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यूरोपीय शक्तियों के आने से लेकर 1947 मतलब आजादी तक की अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि मुख्य बातें बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझाई जाएं, ताकि तैयारी में मदद मिले। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में यूरोप की कौन कौन सी ताकतें आईं और कैसे आखिर में ब्रिटिश राज कायम हो गया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज मतलब आए तो सब। हाँ, सब आए, पर अंग्रेजों ने बाजी कैसे मारी, ये समझना है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर छा गई। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पुर्तगालियों से। बिल्कुल। वास्को डी गामा 1498 में वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। अच्छा, कालीकट, वहाँ जामोरिन राजा थे, है ना? उन्होंने स्वागत किया। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन देखिए असल खोज थी एक नए समुद्री रास्ते की। क्यों? जमीनी रास्ते में क्या दिक्कत थी? वो ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था उस रास्ते पर, तो यूरोप को एक नया रास्ता चाहिए था। हाँ, और इसी चक्कर में वो कोलंबस भारत ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया था। सही कहा। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और यहीं कोचिन में उसकी मौत हुई 1524 में। उसके बाद और कौन आया पुर्तगालियों में? फिर आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समंदर पर कब्जा रखो, हिंद महासागर में अपनी नौसेना सबसे ताकतवर बनाओ, जमीन से ज्यादा समंदर पर ध्यान दो। अच्छा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति की असली नींव किसने रखी? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। गोवा जो आजादी के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहा? हाँ, वही। और अल्बुकर्क में सती प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की थी अपने इलाके में। ये दिलचस्प है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में और सबसे आखिर में गए 1961 में गोवा से ऑपरेशन विजय के बाद। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद कौन? डच। हाँ, डच आए नीदरलैंड से। उन्होंने मसूरीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1605 में। और फ्रांसीसी थोड़ा बाद में आए। उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खुली 1668 में। और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, कंपनी बनी तो 1599 में थी, लेकिन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर मतलब व्यापार का लाइसेंस? हाँ, एक तरह से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का शाही फरमान और एकाधिकार भी। फिर वो जहांगीर के दरबार में गए? हाँ, पहले विलियम हॉकिंस पहुंचे 1608 में, फिर सर थॉमस रो 1615 में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। सूरत में फैक्ट्री खोलने में दिक्कत हुई थी ना शुरू में? हाँ, पुर्तगालियों ने अड़ंगा लगाया था, तो अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली 1611 में। लेकिन सूरत में पक्की फैक्ट्री कब खुली? वो 1613 में खुल गई। तो यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ, पहले यूरोपीय ताकतों के बीच। बिल्कुल, सबसे पहले पुर्तगालियों से निपटे। 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई। स्वाली सूरत के पास? हाँ, उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, उनका नौसैनिक दबदबा कम हो गया। ठीक है, पुर्तगाली साइड हो गए। फिर डचों को हराया 1759 में बेदारा की लड़ाई। इसे चिंसूरा या हुगली की लड़ाई भी कहते हैं। अच्छा, मतलब पुर्तगाली और डच दोनों का पत्ता साफ। अब बचे फ्रांसीसी। हाँ, और फ्रांसीसी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उनके साथ तो लंबी जंग चली, कर्नाटक युद्ध। ये कितने हुए थे? 3। हाँ, 3 हुए थे। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयाँ सिर्फ भारत में नहीं थी, इनकी जड़ें यूरोप और अमेरिका में थी। मतलब वहाँ ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे तो यहाँ भी लड़ पड़ते थे। बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या 7 ईयर वॉर्स, उनका असर यहाँ दिखता था। कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा? तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 63 तक चला, वो निर्णायक था। उसी में वैंडीवाश की लड़ाई हुई थी ना 1760 में? हाँ, वैंडीवाश की लड़ाई। इसमें फ्रांसीसियों की करारी हार हुई, उनकी कमर टूट गई भारत में। और फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। हाँ, पेरिस की संधि से ये तय हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का ही राज चलेगा, फ्रांसीसी बस कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। तो यूरोपीय मुकाबला तो जीत लिया अंग्रेजों ने, अब बारी थी भारतीय शक्तियों की। सही,
उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर नजर डाली। हाँ, बंगाल बहुत अमीर सूबा था। वहाँ नवाब थे मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या पंगा हुआ? टैक्स को लेकर और किलेबंदी को लेकर। अंग्रेज बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, टैक्स भी नहीं दे रहे थे ठीक से। तो सिराज ने हमला कर दिया। हाँ, सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया, फोर्ट विलियम जीत लिया। वहीं वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना भी बताई जाती है। अच्छा, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया। हाँ, मद्रास से क्लाइव आया और उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रची। और नतीजा हुआ प्लासी की लड़ाई 1757। हाँ, पर ये नाम की लड़ाई थी, असल में तो ये एक धोखा था। सिराज की सेना लड़ी ही नहीं ढंग से, वो हार गया और मारा गया। और यहीं से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो किंग मेकर बन गए। बिल्कुल, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। वो कठपुतली नवाब था। लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन नहीं चला, फिर उसका दामाद मीर कासिम आया। हाँ, मीर कासिम थोड़ा काबिल था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को सुधारा। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। तो मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। हाँ, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई 1764। सही, इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस तिकड़ी को हरा दिया। कहते हैं बक्सर की लड़ाई प्लासी से ज्यादा अहम थी। हाँ, क्योंकि ये मैदान में जीती गई लड़ाई थी, धोखे से नहीं। इसने अंग्रेजों की सैन्य ताकत साबित कर दी। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत की असली लूट शुरू हुई, कह सकते हैं। उन्होंने इजारेदारी सिस्टम भी शुरू किया। बंगाल के बाद अगला निशाना कौन था? मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। कितने युद्ध हुए थे मैसूर से? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। इसी दौरान वो सहायक संधि वाली चीज आई थी, वेलेस्ली की। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया। ये बहुत चालाकी भरी नीति थी। क्या था इसमें? अंग्रेज किसी भारतीय राज्य की सुरक्षा की गारंटी लेते थे, बदले में उस राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। और उसका खर्चा भी वही राज्य उठाता था। हाँ, खर्चा भी वही राज्य उठाता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहता था और राज्य अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों को सौंप देता था। मतलब एक तरह से राज्य अपनी आजादी गिरवी रख देता था। सबसे पहले किसने मानी ये संधि? हैदराबाद का निजाम पहला था जिसने ये संधि स्वीकार की। अच्छा, मैसूर के बाद? मराठे। हाँ, मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठा शक्ति बिखरने लगी थी। आपसी झगड़े बढ़ गए थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए, संधियां हुई सालबाई, राजघाट, मंदसौर। धीरे धीरे मराठा सरदारों को अलग अलग करके हराया और उनकी शक्ति खत्म कर दी। पेशवा का क्या हुआ? आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो मराठे भी गए। अब उत्तर पश्चिम में पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ताकतवर शासक थे। शुक्र चकिया मिसल के जब तक वो जिंदा रहे, मतलब 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके साथ तो संधि भी हुई थी, अमृतसर की संधि। हाँ, 1809 में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई, दरबार में साजिशें होने लगी और अंग्रेजों को मौका मिल गया। हाँ, 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और वो कोहिनूर हीरा? हाँ, वो महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया गया और उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। लाहौर की संधि भी हुई थी। हाँ, अफगान युद्धों का भी जिक्र है, वो क्यों हुए थे संक्षेप में? वो दरअसल रूस के बढ़ते प्रभाव का डर था अंग्रेजों को। उन्हें लगता था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। तो उन्होंने अफगानिस्तान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को बिठाने की कोशिश की। इसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गंडमक की संधि हुई। तो ये थी पूरी कहानी। कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी ने पहले अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को हराया। हाँ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, सबको। और फिर एक एक करके भारतीय राज्यों को
बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख सबको अपने अधीन कर लिया। लड़ाइयाँ, संधियाँ, कूटनीति। बिल्कुल, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ तो वाकई में टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने अंग्रेजों को राजनीतिक ताकत बना दिया। और सहायक संधि जैसी नीतियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। सही कहा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय शासकों में उस समय एकता की बहुत कमी थी। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। हाँ, हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले के भारत पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, मतलब उस दौर को समझना जरूरी है। बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि समझें कि 1857 से पहले क्या माहौल बन रहा था। चलिए देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो इंतजाम थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि लगता है कई समस्याओं की जड़ वही थी। हाँ बिल्कुल, ये भू राजस्व नीतियाँ बहुत अहम थी। 3 खास सिस्टम्स दिख रहे हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और आसपास के इलाकों में लागू किया। हाँ, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसका असर ये हुआ, मतलब सीधा सीधा, कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। वो ताकतवर हो गए। अच्छा। लेकिन किसानों पर लगान का बोझ अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों की आमदनी तो कह सकते हैं फिक्स हो गई, पर किसानों की हालत कई जगहों पर बिगड़ गई थी। तो ये पहला सिस्टम था। दूसरा था रैयतवाड़ी। ये 1820 में मुनरो और रीड ने दक्षिण भारत में शुरू किया। हाँ, रैयतवाड़ी। इसमें सरकार सीधा किसानों से, मतलब रैयत से लगान लेती थी। सुनने में तो लगता है कि बिचौलिए नहीं थे, तो शायद बेहतर रहा होगा। हाँ, लगता तो है, पर असल में इसमें भी पेंच था। सीधा कांटेक्ट तो था सरकार का किसान से, लेकिन जो लगान की दरें थी वो अक्सर बहुत ऊंची होती थी। अच्छा। और वसूली भी बड़ी सख्ती से होती थी। मतलब जरा सी फसल खराब हो जाए तो किसान बेचारा मुश्किल में फंस जाता था। समझ गए। और तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ये 1822 में मैकेंजी ने शुरू की और बाद में विलियम बेंटिक ने इसे उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में फैलाया। महलवाड़ी, हाँ, इसमें महल यानी पूरे गांव या गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था लगान के लिए। तो मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी। हाँ, एक तरह से अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाया तो उसका बोझ भी दूसरों को उठाना पड़ सकता था। तो आप देखें, तीनों ही सिस्टम्स ने जमीन से जुड़े रिश्तों पर और लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। और शायद इन्हीं दबावों का नतीजा था कि जगह जगह विरोध भी शुरू हुए। हाँ बिल्कुल, ये नीतियाँ असंतोष का बड़ा कारण बनी। जैसे 1855 का संथाल विद्रोह। राजमहल पहाड़ियों में सिद्धू और कान्हू ये नेता थे। हाँ, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। आदिवासियों का गुस्सा था बाहरी लोगों, मतलब दीकू और अंग्रेजी राज की नीतियों के खिलाफ। संथालों ने हथियार उठा लिए थे। और इससे पहले भी हुए थे। हाँ, इससे पहले जैसे 1831 में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। वो भी आदिवासी जमीन और उनकी पहचान से जुड़ा संघर्ष था। तो ये आदिवासी विद्रोह हुए, किसानों का भी गुस्सा था शायद। जैसे बंगाल में 1825 के आसपास ये पागलपंथी विद्रोह का जिक्र है, करमशाह और टीपू शाह। हाँ, पागलपंथी ये एक तरह का धार्मिक सामाजिक आंदोलन जैसा था जिसने जमींदारों के जुल्म का विरोध किया था। अच्छा, और भी कई नाम है इसमें। हाँ, लिस्ट लंबी है। मोपला विद्रोह का भी जिक्र है। इसका पहला दौर 1836 के आसपास मालाबार, केरल में हुआ। मोपला, वहाँ मुस्लिम काश्तकारों ने जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर 1817 में ओडिशा का पाई का विद्रोह है। पाई का विद्रोह, हाँ। बख्शी जगबंधु विद्याधर, बिल्कुल। ये पारंपरिक योद्धा थे पाई का। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी तो उन्होंने विद्रोह किया। और उत्तर पूर्व में असम में भी कुछ हुआ था। हाँ, 1828 में असम में अहोम विद्रोह हुआ। गोमधर कुंवर